हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के 9th यूनिट के सेकंड पार्ट के बारे में। 9th यूनिट का फर्स्ट पार्ट हम कम्युनिकेशन मेथड एंड मीडिया पहले कवर कर चुके हैं। ये सेकंड पार्ट है कम्युनिकेशन विद डिफरेंट ग्रुप्स हेल्थ टीम मेंबर्स, यानी स्वास्थ्य टीम व सदस्यों के साथ में संप्रेषण या संचार किस तरह किया जाता है। चलिए डिस्कस करते हैं। स्वास्थ्य टीम व सदस्यों के साथ संप्रेषण। स्वास्थ्य टीम उन विभिन्न स्वास्थ्य पे पहले तो हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि स्वास्थ्य टीम हमारी क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। तो स्वास्थ्य टीम उन विभिन्न स्वास्थ्य पेशेवर का एक समूह है जो एक साथ मिलकर एक साझा लक्ष्य के साथ मरीजों को व्यापक, कॉम्प्रिहेंसिव और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करते हैं। इस टीम का उद्देश्य बीमारियों की रोकथाम, निदान यानी कि डायग्नोस करना, उपचार और रोगियों को पुनर्वास रिहेबिलिटेशन मोड में लाना होता है। तो हमारी जो स्वास्थ्य टीम होती है, स्वास्थ्य टीम में चाहे 2 मेंबर हों या 10 मेंबर हों, जितने भी सदस्य हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनका लक्ष्य एक ही होता है। एक स्वास्थ्य टीम में कितने भी सदस्य हों, उन सभी का लक्ष्य जो है वो एक साझा लक्ष्य होता है, यानी वो एक लक्ष्य को लेकर के और एक साथ मिलकर के कार्य करते हैं। और उनका मेन जो एम होता है, जो उद्देश्य होता है, वो होता है मरीजों को गुणवत्ता पूर्वक हेल्थ केयर देना। ठीक है। उनके जो लोगों में बीमारियां फैल रही हैं, उन बीमारियों की रोकथाम करना, उनको डायग्नोस करना और डायग्नोसिस के बेस पे उनका इलाज करवाना और उनको रिहेबिलिटेशन मोड में लाना, यानी फिर से पुनर्वास अवस्था में लाना। ठीक है। तो ये हमारी स्वास्थ्य टीम का उद्देश्य होता है। स्वास्थ्य टीमें हमारी 2 प्रकार की होती हैं। एक तो साधारण, छोटी या साधारण टीम होती है। दूसरी हमारी बड़ी या जटिल टीम होती है। यानी एक छोटे लेवल पर जो काम करती है, जिसमें कुछ 1, 2, 4, 5, 10 सदस्य होते हैं, और एक बड़ी टीम होती है जो ऑल ओवर पूरे एरिया को मैनेज करती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्वास्थ्य टीम में होने वाले संप्रेषण। अब स्वास्थ्य टीम में कितने तरह से, कितने प्रकार के संप्रेषण होते हैं। संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन, या हिंदी में उसे आप संचार कह सकते हो। सभी एक ही चीज है, संप्रेषण, संचार और कम्युनिकेशन। ठीक है। तो स्वास्थ्य टीम में हमारे 2 तरह के संप्रेषण होते हैं। एक तो इंटरनल कम्युनिकेशन यानी आंतरिक संप्रेषण होता है, और दूसरा बाह्य संप्रेषण, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। 2 तरह के होते हैं, इंटरनल कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा ए, यानी स्वास्थ्य शिक्षा प्रोग्राम में स्वास्थ्य संगठन के भीतर काम करने वाले लोगों, विभागों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, जैसे डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन, प्रबंधन और अन्य कर्मचारी शामिल होते हैं। तो इसे इंटरनल कम्युनिकेशन कहते हैं। स्वास्थ्य टीम में होने वाला संप्रेषण मुख्य रूप से मौखिक या लिखित होता है। तो ये जो यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है, उन्हीं को यहाँ पे हमने ब्रीफ किया हुआ है। बेसिकली आप ऐसे समझिए कि इंटरनल कम्युनिकेशन जो है वो विभाग के अंदर होता है। जैसे जो हमारी स्वास्थ्य टीम है, स्वास्थ्य शिक्षा प्रोग्राम में कार्य करने वाले जो लोग हैं, संगठन है हमारा, उनके अंदर जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, उसमें अस्पताल, सरकारी संस्थाएं जितनी भी होती हैं, जितने लोग वहां पर काम कर रहे होते हैं, चाहे वो कोई भी संगठन हो, अस्पताल का हो या अस्पताल के बाहर का हो। ठीक है। तो इसमें डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन, प्रबंधन या जितने भी अन्य अदर जो भी लोग शामिल हैं, तो उनके बीच में अगर कोई सूचना आदान प्रदान हो रही है, कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उसे इसे हम इंटरनल कम्युनिकेशन ही कहेंगे। ठीक है। ये 2 तरीके से होता है, या तो मौखिक होता है यानी जस्ट ऑर्डर दे दिया गया, या फिर लिखित में कोई लेटर पत्र जारी कर दिया गया। 2 तरीके से होता है। नेक्स्ट है हमारा बी, बाह्य संप्रेषण, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। स्वास्थ्य प्रसार कार्यक्रम में स्वास्थ्य टीम का संगठन के बाहर के व्यक्तियों, संस्थाओं या आम जनता, रोगी व उनके परिवारों के साथ होने वाले संवाद को बाह्य संप्रेषण कहते हैं। कोई भी आप हेल्थ रिलेटेड कोई, मतलब स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कोई प्रचार प्रसार कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है आपने, वहां पर टीम के, संगठन के बाहर के जो लोग हैं जिनके बीच आप कर रहे हो कार्यक्रम, वो लोग, या कोई भी आम जनता, या कोई भी पेशेंट, या किसी भी पेशेंट की फैमिली, उन लोगों के साथ में होने वाले कम्युनिकेशन यानी होने वाले संवाद को बाह्य संप्रेषण कहते हैं। ये अस्पताल की छवि, रेपुटेशन और जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होता है वो हमारे हॉस्पिटल की छवि या रेपुटेशन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण क्यों होता है? क्योंकि जब आप एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करते हैं, बाहर के लोगों से बात करते हैं, तो आप अपनी बात उन तक आसानी से पहुंचाते हैं और आपस में एक जो ट्रस्ट होता है उसे आप इजिली गेन कर लेते हैं जब आप किसी से बात करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो है बहुत ही आवश्यक होता है। ये कुछ पॉइंट हैं इसी के। स्वास्थ्य टीम में संप्रेषण के लिए उपयोग किए जाने वाले सामान्य साधनों में जैसे बातचीत करना, संगोष्ठियां संगठन करना या सामूहिक विचार विमर्श करना, एक साथ सबको बिठा करके डिस्कस करना किसी बात पर, या पत्र या नोट्स या लिखित परिपत्र सम्मिलित है। इन ये सभी माध्यम होते हैं संप्रेषण के। ठीक है, आवश्यक मूलभूत कलाओं में सुनने व लिखने की कलाएं भी होती हैं। संप्रेषण के माध्यम सामान्य होते हैं तथा किसी विशिष्ट प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है। संप्रेषण का जो माध्यम है यानी जो बातचीत करने का माध्यम है वो बहुत ही सरल होता है, बहुत ही इजी वे रहता है उसका। उसके लिए किसी बहुत विशिष्ट प्रकार की मतलब आवश्यकता नहीं है, बहुत सेटअप की आवश्यकता नहीं है। तो सिंपल सा रहता है क्योंकि आप एक साथ सबको बिठा करके बात कर सकते हो या कोई पत्र जारी करके आप दे सकते हो, नोट्स दे सकते हो लिखित में। ठीक है, इस तरीके से आप संप्रेषण कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्वास्थ्य टीम द्वारा टेलीफोन व अन्य साधनों का उपयोग सामान्यतः किया जाता है। जो हेल्थ टीम है क्योंकि अभी थोड़ा डेवलप हो चुकी हैं चीजें, तो अभी आज के टाइम में क्या होता है कि स्वास्थ्य टीम जो है हमारी वो टेलीफोन व अन्य साधनों से सामान्यतः बात करती है। इन साधनों के द्वारा संप्रेषण प्रक्रिया जो है वो काफी आसान हो गई है। ठीक है, हर कोई यूज करता है, एक स्वास्थ्य टीम ही नहीं, जनरल वे में मतलब सभी करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है स्वास्थ्य टीम के संप्रेषण में ऊपर की ओर संप्रेषण एवं नीचे की ओर संप्रेषण की विभिन्नताएं रहती हैं। स्वास्थ्य कार्य के व्यापक स्तर पर संगठित प्रोग्रामों में संप्रेषण अधिक अवैयक्तिक व औपचारिक हो जाता है। ऐसे कार्यक्रमों में कम मौखिक व फाइल्स रजिस्टर्ड और दस्तावेजों के रूप में संदेशों का लिखित प्रमाण अधिक हो जाता है। ऐसी टीम में संप्रेषण के लिए लिखने की मौलिक कला के उच्च स्तर की आवश्यकता होती है। देखिए बेसिकली आप इस तरह समझिए, जैसे जो अपर रैंक के अधिकारी होते हैं और जो लोअर रैंक के मतलब नीचे के कर्मचारी होते हैं उनके बीच में जब संप्रेषण होता है तो थोड़ी सी विभिन्नताएं वहां पर आती हैं, क्योंकि वो आपस में बातचीत कम करते हैं, वो लिखित माध्यम ज्यादा प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पत्र के द्वारा, लेटर के द्वारा वो इस तरीके से मौखिक कम और लिखित में ज्यादा जो है वो संप्रेषण करते हैं, संचार करते हैं। तो अब इस अवस्था में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में एक मौलिक कला के उच्च स्तर की आवश्यकता होती है जो अच्छे से चीजों को लिख सके, पत्र वगैरह जो अच्छे से बना सके। ठीक है, तो इतना ये डिफरेंस रहता है। नेक्स्ट है हमारा श्रव्य दृश्य माध्यम। अभी आपने हेल्थ टीम पढ़ लिया, हेल्थ टीम क्या है। अब हेल्थ टीम के बीच में संचार यानी कि कम्युनिकेशन कैसे होता है वो आपने देख लिया, क्या क्या माध्यम होते हैं और क्या क्या जरूरी चीजें होती हैं वो आपने देख लिया। अब है श्रव्य दृश्य माध्यम, यानी कौन कौन से ऐसे माध्यम है, किन किन माध्यमों से हम संचार यानी कि कम्युनिकेशन करते हैं। तो हमारा श्रव्य दृश्य माध्यम जिसे हम ऑडियो विजुअल एड्स भी कहते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमों में श्रव्य दृश्य साधनों का उपयोग अन्य साधनों की अपेक्षा ज्यादा प्रभावी होता है। श्रव्य ऑडियो का अर्थ है, श्रव्य यानी कि ऑडियो सुनने वाला, जिसे सुना जा सकता है। ठीक है, दृश्य यानी कि विजुअल जो हमें दिखाई देता है। दृश्य का अर्थ है जिसे हम देख सकते हैं। दृश्य साधनों में चित्र या आकृतियां दिखती हैं जबकि श्रव्य साधनों से आवाज सिर्फ सुनाई देती है। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, श्रव्य यानी कि सुनने वाला, दृश्य यानी कि देखने वाला। जो हम सुन रहे हैं वो ऑडियो है और जो हम देख रहे हैं वो हमारे सामने विजुअल है। ठीक है, तो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, अभी अलग अलग हम आपको डिफ्रेंशिएट करके बताएंगे। तो श्रव्य दृश्य साधनों में श्रव्य व दृश्य प्रभावों का मिश्रण होता है, यानी श्रव्य सुनने वाला और देखने वाला दोनों को मिलाकर के भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये प्रभाव संयुक्त रूप से होता है। बड़ी जनसभा के दृश्य श्रव्य दृश्य प्रभाव दोनों ही एक साथ देखने और सुनने को मिलते हैं। जैसे कोई बड़ी
बड़े स्तर पर कोई जनसभा रखी गई है तो वहां पर श्रव्य और दृश्य दोनों ही प्रभाव एक साथ देखने को मिलते हैं, और ये आंखों व कानों दोनों को अच्छे भी लगते हैं क्योंकि हम सुन रहे होते हैं और सामने से देख भी रहे होते हैं, तो वो चीजें हमें जल्दी समझ में आती हैं। जनसभा लिखे और बोले गए शब्दों को भूल जाती है, लेकिन देखा और सुना गया उसे नहीं भूल सकती। ठीक है, इसलिए श्रव्य दृश्य साधन उपयोगी होते हैं। जैसे कि आप लोग ही हैं, आप लोगों को अगर मैं सिर्फ बोल करके बता दूं या मैं पढ़ा दूं तो आपको शायद कम समझ में आएगा, लेकिन अभी सामने लिखा हुआ भी है और मैं बोल के बता भी रही हूँ, तो वो चीजें थोड़ा ज्यादा समझ में आती हैं और ये आपके पास हमेशा के लिए भी हो जाता है। ठीक है, श्रव्य दृश्य साधनों की निम्न विशेषताएं हैं। एक तो नवीनता, कुछ नया लगता है क्योंकि तरह तरह की क्रिएटिविटी होती है आजकल, तरह तरह के चित्र आप उसमें लगा सकते हो, पोस्टर्स, छवि, ये सब कर सकते हो, तो उससे नवीनता, कुछ नया लगता है। ठीक है, और नई चीज को देखकर हर किसी का आकर्षण बढ़ता है। ठीक है, रुचि भी होती है क्योंकि नया है, अच्छा लग रहा है, आप आकर्षित हो रहे हो उसकी तरफ, तो इससे आपका मन ज्यादा लग रहा है, रुचि ज्यादा है उसमें, और इस वजह से आपका मनोरंजन भी हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है इनकी निम्न विशेषताएं होती हैं श्रव्य दृश्य साधनों की। श्रव्य दृश्य साधनों से संप्रेषण में नवीनता आती है और संप्रेषण सजीव, रोचक, रुचिपूर्ण व मनोरंजक लगता है। शाब्दिक संप्रेषण की अपेक्षा श्रव्य दृश्य साधनों में संप्रेषण अधिक स्थायी व सुखद होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, सिर्फ सुनने वाले शब्दों से सुनने और देखने वाले दोनों चीजें जब हम एक साथ में देखते हैं तो ये हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहता है, हमें याद रहता है वो। श्रव्य दृश्य साधनों का प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। श्रव्य दृश्य साधनों को 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। श्रव्य साधन यानी कि ऑडियो एड्स, दृश्य साधन विजुअल एड्स, और श्रव्य दृश्य साधन ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है, तो तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको बिल्कुल भी। श्रव्य दृश्य याद रखिए, तीनों याद हो जाएंगे। एक को अलग कर दीजिए, श्रव्य साधन तो ऑडियो एड्स हो गया, दृश्य साधन विजुअल एड्स हो गया, और श्रव्य दृश्य साधन ऑडियो विजुअल एड्स हो गया। चलिए वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। श्रव्य साधन में क्या क्या आता है? टेप रिकॉर्डर, रेडियो, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, टेलीफोन और ईयरफोन। ये जो साधन है इनसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ हम सुन सकते हैं। जैसे समाचार पहले आते थे, टेप रिकॉर्डर्स चलते थे, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, टेलीफोन, ईयरफोन, इन सबसे हम कोई भी चीज देख नहीं सकते, सिर्फ हम आवाज सुन सकते हैं। तो ये हमारे श्रव्य साधन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे दृश्य साधन। ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ हम कुछ भी देख सकते हैं। बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल ग्राफ, या कोई फिल्म चार्ट, या कोई फ्लैश कार्ड, या कोई चार्ट्स, पोस्टर्स, या लीफलेट, या ओवरहेड प्रोजेक्टर, या फिर स्लाइड्स, या पैम्पलेट्स, ये सारी चीजें हम सामने से देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? दृश्य साधन हो गए हैं। अच्छा, इसके साथ में मैं आपको साथ में ही थोड़ा सा और ब्रीफ कर देती हूँ पीछे वाली स्लाइड। जैसे कि ये टेप रिकॉर्डर था, तो टेप रिकॉर्डर तो बेसिकली पता होगा, टेप रिकॉर्डर आता था पहले, उसमें कैसेट लगा करके सुना जाता था, जो भी सूचनाएं वगैरह होती थी उसमें रिकॉर्ड होती थी, तो वो आपको पता होगा। रेडियो भी आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन भी आपको पता ही है। एम्पलीफायर कुछ लोगों को पता होगा, शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा। एम्पलीफायर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो आवाज को जो है बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मतलब मुख्य रूप से एक ऑडियो सिस्टम ही होता है, बस आवाज को तेज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि लो पावर सिग्नल स्पीकर को चलाने लायक बन सके। ठीक है, बस इतना सा। टेलीफोन भी आपको पता है, ईयरफोन भी आपको पता ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दृश्य साधन। तो बुलेटिन बोर्ड जो है वो एक तरह का सूचना पट या नोटिस बोर्ड उसको कहते हैं। एक मतलब ऐसी सरफेस होती है जिस पर कुछ इम्पोर्टेंट मैसेजेस या कुछ पिक्चर्स, मतलब शिक्षा से जुड़ी हुई सार्वजनिक जो चीजें होती हैं उनको लगाया जा सकता है उस पे। आप लोगों ने देखा होगा अपने स्कूल कॉलेज वगैरह में एक फ्लैनल बुलेटिन बोर्ड लगा रहता है जिसपे डेली या वीकली अकॉर्डिंग
देयर रूल जो है वहां पे चेंज करते रहते हैं, सूचनाएं वगैरह जो भी होती है, किसका क्लास है क्या है ऐसे करके, तो उसी को बुलेटिन बोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्लैनल ग्राफ। फ्लैनल ग्राफ भी जस्ट लाइक बुलेटिन बोर्ड ही होता है, बस फ्लैनल बोर्ड में जो है, फ्लैनल ग्राफ में एक बड़ा सा चार्ट होता है, उस पे आप जो है पिक्चर्स वगैरह अरेंज कर सकते हो, मतलब कोई स्टोरी बनाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए, या फिर बाद में उन्हें हटाकर रीअरेंज भी कर सकते हो, तो उसे ही फ्लैनल ग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट है फिल्म चार्ट। फिल्म चार्ट एक तरह की व्यवस्थित एक सूची होती है, या फिर कह सकते हैं कि ग्राफिकल रिपोर्ट, यानी एक एक तरीके से व्यवस्थित ग्राफिकल रिपोर्ट होती है फिल्म चार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड जो होते हैं वो दो तरफा कार्ड होते हैं, यानी दोनों तरफ से होते हैं वो, जिनका उपयोग कुछ भी मतलब लर्न वगैरह करने के लिए या कुछ रिवीजन करने के लिए, मतलब छोटे छोटे से फ्लैश कार्ड बना लिए, उनको पॉकेट में रख लिए, अपना जब भी टाइम मिला रिवाइज कर लिया, तो इसके लिए हम फ्लैश कार्ड का उपयोग करते हैं। चार्ट्स आप सभी को पता ही है, बहुत यूज भी किए होंगे, पोस्टर्स भी आपने बहुत ही बनाए होंगे। लीफलेट और पैम्फलेट, हाँ, ओवरहेड प्रोजेक्टर भी पता है आपको। चलिए अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। ओवरहेड प्रोजेक्टर बेसिकली एक तरीके का श्रव्य उपकरण ही होता है, बट ये पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट जो सीट होती है उस पर लिखी हुई कोई भी चीज, कोई भी पिक्चर्स या कोई भी मैसेज को या कोई भी नोट्स को लाइट की वजह से अपना स्क्रीन पे जो है बड़ा करके दिखा देता है। ठीक है, क्लास वगैरह में, क्लासरूम वगैरह में देखा होगा, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स होते हैं जिनके माध्यम से आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, स्लाइड्स तो पता ही होंगी। लीफलेट और पैम्फलेट, ठीक है, तो लीफलेट और पैम्फलेट क्या है? लीफलेट बेसिकली एक छोटा सा कागज का टुकड़ा होता है, ठीक है, सिंगल सीट होती है जो दोनों तरफ से छपा हुआ होता है, लीफलेट। ठीक है, ये काफी इजी वे में, मतलब काफी सस्ता भी बन जाता है, तो लीफलेट उसे कहते हैं जो एक छोटा सा पन्ना होता है जिसके दोनों साइड में लिखा हुआ होता है। ठीक है, पैम्फलेट एक छोटी सी लाइक स्मॉल बुकलेट कह सकते हो आप, छोटी सी पुस्तिका होती है जो बिना कवर की होती है, यानी उसमें कई सारे पेजेस होते हैं, लाइक स्टेपल कर दिया उनको एक साथ में, तो उसे हम पैम्फलेट कहते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका दृश्य साधन हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा श्रव्य दृश्य साधन, यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स, जो दोनों से मिलकर के बने होते हैं। अब वो कौन से होते हैं? शब्द फिल्म यानी साउंड फिल्म, ठीक है, फिल्म्स, स्लाइड फिल्म्स, या टेलीविजन, या मोबाइल, या फिर कंप्यूटर, इन चीजों पे मतलब ये चीजें अगर आप प्रयोग कर रहे हो, फिल्म, स्लाइड फिल्म, टेलीविजन, मोबाइल, कंप्यूटर, तो इनमें क्या होता है, दोनों तरीके के एड्स जो है वो यूज किए जाते हैं, यानी आपको दिखाई भी देती हैं चीजें और सुनाई भी देते हैं शब्द। ठीक है, तो ये श्रव्य दृश्य साधन है आपके। श्रव्य दृश्य साधनों का प्रभावी उपयोग, यूजिंग ऑडियो विजुअल एड्स इफेक्टिवली। श्रव्य दृश्य साधन स्वास्थ्य शिक्षा के लिए कार्य नहीं करते हैं, केवल वे सहायता व साधन मात्र हैं। देखिए जो श्रव्य दृश्य साधन होते हैं, यानी जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, ये बेसिकली हेल्थ एजुकेशन के लिए कार्य नहीं करते, बट ये सपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं, यानी कि हेल्प करते हैं उन चीजों को समझाने में, लोगों को लर्न कराने में। अतः इन पर ज्यादा समय व पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा पैसा इन चीजों पे खर्च नहीं करना चाहिए। श्रव्य दृश्य साधनों का उपयोग करते समय ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बस ये कितने उपयोगी हैं या फिर हमारे लिए कितने प्रभावी हैं, मतलब इनकी हम हेल्प से कितना ज्यादा अपने सब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हैं। यानी आपको मान लीजिए कोई मैसेज देना है रूरल एरियाज में या अर्बन एरिया में, कहीं का भी हो, मतलब वहां पे थोड़े से बहुत ज्यादा वेल एजुकेटेड लोग नहीं है, उनको उस चीज के बारे में जानकारी नहीं है, तो आपको उनको समझाना है। अब वो नहीं जानते हैं उस चीज को नाम से, तो आप क्या करते हो, उनको पिक्चर्स दिखाते हो, बताते हो, समझाते हो, तो वो इजिली समझ जाते हैं। तो आपको सिर्फ आपका फोकस ये होना चाहिए कि हम इन माध्यमों का यूज करके अपने मैसेज को कितना प्रभावशाली ढंग से कन्वे कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जानकारी देना, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन।
किसी साधन को उपयोग में लाने के पूर्व हमें उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जानकारी सही व नवीनतम होनी चाहिए। मान लीजिए किसी भी माध्यम का हम अगर उपयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो उस साधन के बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो कितना हमारे लिए इफेक्टिव है। उससे हम किस हद तक अपनी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दृष्टिकोणों का विकास और परिवर्तन। दूसरा दृष्टिकोण अपनाने हेतु, पूर्वाग्रह समाप्त करने हेतु, परिवर्तन की इच्छा प्रेरित करने हेतु तथा नए विचारों के प्रति पर्याप्त रुचि। तो बेसिकली हमारा दृष्टिकोण ये होना चाहिए कि जो पहले से वो गलत ढंग से गलत चीजें करते आ रहे हैं, उनको वो समाप्त कर सकें और जो नई चीजें सीख रहे हैं उनको अपना सकें। परिवर्तन करने के लिए वो खुद से उनके अंदर मतलब इच्छा होनी चाहिए कि हमें बदलाव करना है खुद में। नए विचारों के प्रति पर्याप्त रुचि होनी चाहिए। जो भी हम उन्हें सिखा रहे हैं, जो भी बता रहे हैं, उसके लिए इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है उनके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है कुशलता और योग्यता का विकास। श्रव्य दृश्य साधन स्पष्ट रूप से नए प्रयोग में लाना, वे इस प्रदर्शन से नई कला सीखकर उसे प्रयोग में ला सकें। यानी हम जो भी श्रव्य दृश्य साधन उपयोग कर रहे हैं, वे स्पष्ट रूप से हम प्रयोग में लाएं, हमें लाना चाहिए। और जो भी हम सिखा रहे हैं उनको, नई कला जो वो हमसे सीख रहे हैं, उसे वे अपने प्रयोग में ला सकें। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्वास्थ्य संदेशों के प्रचार प्रसार में स्थानीय लोक विधियों का उपयोग। भारत एक संस्कृति प्रधान देश है। यहाँ पर अनेक धर्म संप्रदाय होते हैं। यहाँ कई जातियों का मिश्रण है, जिनकी अपनी लोकगीत, लोक संस्कृति व लोक गायन होता है। लोग भजन, गीत, नृत्य, कहानियां, नाटक, लोकगीत गाकर मनोरंजन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कहानियां सुनना, नाटक, नुक्कड़ नाटक, संदेशपूर्ण गीत और कठपुतलियां, पपेट्स के द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है। इनके द्वारा स्वास्थ्य संदेश प्रसारित किया जाता है। इसमें समुदाय के लोगों को मनोरंजन के साथ साथ बेहतर स्वास्थ्य का संदेश भी प्राप्त होता है। तो बेसिकली ये है कि हर जगह की अपनी अपनी संस्कृति है और हेल्थ से जुड़ी जानकारी देने के लिए या हेल्थ एजुकेशन देने के लिए हम कई सारे माध्यमों का प्रयोग करते हैं। तो उनमें से ये भी एक है, लोक गायन करके, जैसे कि कुछ कुछ चीजें हम गा करके समझाते हैं, बताते हैं, या कहानियों के रूप में हम स्टोरी बना करके उनको बताते हैं, या नुक्कड़ नाटक कहते हैं। कहीं पर भी गए, वहां के लोगों को इकट्ठा किया, फिर हम कहीं पर भी नुक्कड़ नाटक प्ले करने लगे। ठीक है, इस तरीके से। या फिर संदेशपूर्ण गीत के द्वारा हम बताते हैं, या पपेट्स के द्वारा हम बताते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, लोग जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टेड होते हैं इन चीजों को देखने में, नई चीजें, क्योंकि इससे उनका मनोरंजन भी होता है और साथ ही साथ उनको शिक्षा भी मिल जाती है। ठीक है। तो नाटक, नुक्कड़ नाटक क्या है? इसके अंतर्गत लोगों को नई कल्पनाओं, विचारों और मूल्यों से परिचय कराया जा सकता है। नुक्कड़ नाटक ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रचलित है। इसके अंतर्गत परिवार नियोजन व टीकाकरण, कुपोषण व अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का संदेश समुदाय तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है संदेश पूर्ण गीत, सॉन्ग विद अ मैसेज। इसके अंतर्गत दक्षिणी कलाकार वक्ता गीत की एक लाइन गाता है और लोग उसे दोहराते हैं। ऐसे क्रमवार चलता रहता है। यानी जो कलाकार होते हैं, बेसिकली ये दक्षिण साइड में ज्यादा होता है, तो दक्षिणी कलाकार जो होते हैं वो एक लाइन गाते हैं, फिर जो वक्ता होता है, मतलब वक्ता गीत की लाइन गाता है, उसके बाद में जो बाकी के लोग होते हैं उनसे कहते हैं कि इसे रिपीट करिए। ठीक है। तो वो बार बार उसे दोहराते हैं। इस तरीके से चलता रहता है क्रमवार। वो एक आगे की लाइन गाते हैं और फिर उनसे रिपीट करने के लिए बोलते हैं, तो इस तरह उनको याद भी हो जाता है और समझ में भी आ जाती हैं चीजें। नेक्स्ट है पपेट्स। कठपुतली प्रदर्शन सर्वोत्तम व प्रभावशाली। इसमें क्रियाएं और बातचीत दोनों साथ में चलती हैं। एक बार में स्टेज पर 3 से अधिक कठपुतलियों का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। स्थानीय नामों और चरित्र के आधार पर किया गया प्रदर्शन आकर्षक लगता है, या कहानी बनाकर कठपुतलियों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। पपेट्स बनाई जाती हैं छोटी छोटी सी, आप बाई भी कर सकते हैं। तो उनके द्वारा जो है क्या होता है, कोई भी नाटक जब हम मतलब करते हैं, तो वहां पर जो लोकल जो लोग होते हैं वहां के, उनके नाम या चरित्र के आधार पर प्रदर्शन करते हैं, तो लोगों को देखने में भी अच्छा लगता है और जल्दी वो समझ भी लेते हैं चीजें।
नेक्स्ट है स्टेज पर, जैसे कि स्टेज पर क्लिनिक का दृश्य बनाकर डॉक्टर व नर्स को बैठे हुए एवं उनके पास गर्भवती स्त्री को सलाह लेते हुए बताया जाता है। इस प्रकार प्रसव पूर्व देखभाल व मातृ कला की सलाह दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन की कमी व उसके परिणाम दर्शाने के लिए कठपुतलियों का प्रदर्शन किया जाता है। जैसे कि एक कोई हेल्दी पर्सन है और एक कोई बहुत ही कमजोर पर्सन है, और दोनों बराबर ही, मतलब वर्कलोड दोनों के पास बराबर है, दोनों ही अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एक जो है वो बहुत अच्छे से अपना सारा कार्य जो है खत्म कर देता है और दूसरा वाला बहुत जल्दी जल्दी से थक जाता है। तो इस तरीके से स्टेज पर जो है दिखाया जाता है कठपुतलियों के माध्यम से। आप बहुत इजीली दिखा सकते हो तो बाकी लोगों को बहुत जल्दी समझ में आता है। नेक्स्ट है शराब पीने की बुराइयां व प्रभाव व गंदे स्थानों पर रहने के खराब परिणाम से संबंधित कहानियां कठपुतली बनाकर प्रदर्शन के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। तो ये चीजें जो है पपेट्स के माध्यम से बहुत इजी वे में दिखाई जाती हैं। नेक्स्ट है व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, बीबीसी से शॉर्टकट में कहते हैं। व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण ऐसी संप्रेषण प्रणाली है जिसके माध्यम से व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन व सुधार लाया जाता है। ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई तकनीक है जिसमें व्यक्तियों को स्वस्थ व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसमें स्वास्थ्य शिक्षा के रूप में उनको अच्छे व्यवहार के बारे में बताया जाता है। बीसीसी के उपयोग से व्यक्ति का स्वास्थ्य विकास व स्वास्थ्य का स्तर बढ़ता है। इसमें व्यक्तिगत स्वच्छता, मातृक एवं शिशु स्वास्थ्य प्रोग्राम, परिवार नियोजन व संक्रामक रोगों से बचाव इत्यादि शामिल होता है। ठीक है। बेसिकली हमें अगर किसी का बिहेवियर चेंज करना है तो उसके लिए हम बीसीसी का प्रयोग करते हैं, यानी वहां पर नई नई तकनीक का हम उनके क्षेत्र में यूज करते हैं जिससे कि वहां के लोग जो हैं अपने व्यवहार में बदलाव ला सकें। ठीक है। जैसे उनको स्वस्थ शिक्षा देते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, अच्छे व्यवहार के बारे में बताते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं, अच्छी डाइट खान पीन के बारे में बताते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य स्तर जो है वो बढ़ता है। व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में उनको बताते हैं, मातृक और शिशु स्वास्थ्य प्रोग्राम के बारे में बताते हैं, तो इस परिवार नियोजन के बारे में बताते हैं, और संक्रामक रोगों से कैसे बचना है ये सारी जानकारियां हम उन्हें देते हैं। उद्देश्य हमारा क्या होता है इसके लिए? स्वास्थ्य संबंधी प्रोग्राम के द्वारा स्वास्थ्य स्तर व स्वास्थ्य संबंधी आदतों में परिवर्तन लाना। नेक्स्ट है स्वास्थ्य शिक्षा का आयोजन करना, लोगों के बीच में अवेयरनेस लाना, जानकारी देना उनको, समूहों की आवश्यकताओं व विचार को ध्यान में रखना, वहां की नीड क्या है इस बात को हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना होता है। कार्यक्रमों की योजना बनाना, जो भी हमें प्रोग्राम्स करने हैं उनकी प्लानिंग करना पहले से। निश्चित लक्ष्य व उद्देश्य का क्रियान्वयन करना, हम अगर कोई भी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वहां पर तो उसका हमारा उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, इस चीज का क्रियान्वयन करना। नेक्स्ट है विषय या संदेश का चयन। तो योजना निम्न बातों पर निर्भर है, यानी जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं किसी भी प्रोग्राम की अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं तो वो नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनकी निम्न बातों पर निर्भर होनी चाहिए कि वहां उनकी जरूरतें क्या हैं, लोगों की जरूरतें क्या है, इस बात पर निर्भर करना चाहिए हमारी योजना का। लक्षित समूह की आवश्यकता व रुचि, कितने लोग होने चाहिए समूह में, टारगेट हमारा होना चाहिए कि कितने लोगों को हमें स्वास्थ्य शिक्षा देनी है। समूह का वर्तमान ज्ञान व स्वास्थ्य आदतें, वर्तमान में उन लोगों के पास क्या नॉलेज है और हमारे प्रोग्राम करने के बाद में, हमारे हेल्थ एजुकेशन देने के बाद में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। आयु, लिंग और शिक्षा, किस एज के लोगों को हम, या किस एज के लोगों को हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, या फिर मेल है फीमेल है, या हेल्थ एजुकेशन का हमारा टॉपिक क्या है। अगर बच्चों को दे रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग हमारा टॉपिक होगा, अगर ओल्ड एज पीपल को दे रहे हैं तो हमारा टॉपिक चेंज होगा, या प्रेग्नेंट वुमेन है उनको दे रहे हैं तो हमारा टॉपिक उस अकॉर्डिंग होगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान होना चाहिए। माताओं को यह संदेश कि शिशुओं का स्वास्थ्य कैसे रखा जाए, माताओं को ये बात बतानी है कि अपने बच्चों का ध्यान कैसे रखें, बच्चों को स्तनपान कराने का तरीका बताना है, स्तनपान के फायदे क्या क्या होते हैं, बच्चों को कुपोषण से बचाव हेतु
क्या क्या करना है, कुपोषण से कैसे बचाया जा सकता है, बच्चों में बीमारियों की रोकथाम कैसे की जा सकती है, इसमें संचार माध्यमों के द्वारा बताना जिससे माताएं शिशुओं को स्वस्थ रख सकें। इसके अंतर्गत संदेश साधारण, संक्षिप्त और आसानी से समझ आने वाला होना चाहिए। जो भी हम मैसेज पास कर रहे हैं, जो भी हम सूचना दे रहे हैं, वो एक तो छोटा होना चाहिए और ऐसी भाषा उसमें यूज होनी चाहिए जो हर कोई समझ सके और आसानी से समझ आ सके सबको। इन बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। तो हमारा बीसीसीसी में पहला क्या था? उद्देश्यों को निश्चित करना यानी डिसाइडिंग ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड था हमारा सेलेक्टिंग मैसेज और सब्जेक्ट, किस तरह में सेलेक्ट करना है आपने देख लिया है। नेक्स्ट है पद्धति का चयन व विकास, सिलेक्शन ऑफ मेथड एंड डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता को समूहों और लोगों से मिलने जुलने व उन्हें शिक्षित करना सम्मिलित है। यह द्वितरफा संप्रेषण या आपस में बातचीत एक ही तरफ से होने वाला संप्रेषण से अधिक प्रभावी है। जब आप एक तरफ से बातचीत करते हैं तो उसमें आपको, अगर आप बात कर रहे हैं तो सिर्फ आप अपनी तरफ से बात कर रहे हैं यानी नॉलेज दे रहे हैं, लेकिन आपको सामने वाले का नॉलेज नहीं पता है कि उनका नॉलेज लेवल क्या है। ठीक है, तो दो तरफ से जब बातचीत होती है तो आप अपनी बात बता रहे हैं और उनसे आप साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो उनके नॉलेज को भी आप एसेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ज्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि लोग स्वयं कार्य करेंगे तो वो अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सकेंगे। समूह के लिए संदेश व संप्रेषण सामग्री का चयन करना। ठीक है, यानी हम क्या कम्युनिकेशन करेंगे और किस तरीके से करेंगे, ये हमें पहले से सेलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट है हमारा कार्यवाही योजना, प्लान ऑफ ऑपरेशंस। प्रसारण तैयार करना, आवश्यकता से अधिक जानकारी देना, लोगों के प्रश्नों का उत्तर देना, प्रोग्राम की गतिविधियों का प्रबंध करना और विषय की जानकारी होना और लोगों के सुझाव आमंत्रित करना। हम कोई भी प्रोग्राम जब प्लान करते हैं तो उनमें ये विशेष बातों का हमें ध्यान रखना है कि प्रसारण योजना जो है उसे तैयार करना कि हम मैसेज को किस तरह से कन्वे करेंगे। नेक्स्ट है हमारा आवश्यकता से अधिक जानकारी देना, यानी उसमें हर छोटी बड़ी चीज के बारे में बताना, कोई भी पॉइंट ऐसा ना रह जाए जिसके बारे में उन्हें ना पता हो। लोगों के प्रश्नों के उत्तर देना, क्योंकि वहां पर लोग रहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं और आपको वो आंसर करना है। नेक्स्ट है प्रोग्राम की गतिविधियों का प्रबंध करना, जो भी आप प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर रहे हो उसके लिए आपको किन किन चीजों का अरेंज करना है, मैनेजमेंट देखना है, वो सब पहले से होना चाहिए। और विषय की जानकारी होना, जो भी आप सब्जेक्ट के मतलब जिस भी टॉपिक या सब्जेक्ट पे आप बात करना चाह रहे हो उसकी जानकारी आपको प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए और लोगों से इस पे सजेशन भी लेना चाहिए, सुझाव आमंत्रित करना चाहिए। नेक्स्ट है मूल्यांकन, यानी कि इवेल्युएशन करना। निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति कितनी हुई है, आपने जो भी प्रोग्राम किया है, आपने जो भी हेल्थ एजुकेशन दिया है जिस भी टॉपिक पर, उसके बाद में आपने अपने लक्ष्य को किस हद तक प्राप्त किया, आपको इवेल्युएशन जरूर करना है। प्रोग्रामों में परिवर्तन किए जाएं, यानी अगर कोई प्रोग्राम है उनमें अगर परिवर्तन करना है नेक्स्ट टाइम में तो वो चीज भी आप एसेस कर सकते हो कि कितना इफेक्टिव रहा आपका हेल्थ एजुकेशन, उसको नेक्स्ट टाइम किस तरीके से आप कन्वे कर सकते हो, तो चेंजेस भी आप कर सकते हो। संदेश के प्रभाव और परिणाम का निर्धारण करना, जो भी आपने मैसेज पास किया उसका क्या प्रभाव पड़ा और उसका रिजल्ट क्या आया, परिणाम क्या निकला। रिकॉर्ड रखना, प्रॉपरली आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए जो भी आप प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर रहे हो। मूल्यांकन के आधार पर व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण प्रोग्रामों का पुनः अवलोकन करना। ठीक है, मूल्यांकन के आधार पर यानी आपने इवेल्युएशन कर लिया, उसके बाद में कितना व्यवहार परिवर्तन हुआ, यानी आपकी बातचीत करने के बाद में, आपके हेल्थ एजुकेशन देने के बाद में लोगों के व्यवहार में क्या बदलाव आया, क्या परिवर्तन आया, इस चीज को दोबारा से मूल्यांकन करना। ठीक है, नेक्स्ट है सूचना शिक्षा एवं संप्रेषण, आईईसी। वैसे तो आईईसी एक अलग से टॉपिक है लेकिन ये बहुत ही छोटा ही टॉपिक है, तो इसलिए हमने सेकंड पार्ट में ही कवर कर दिया है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कहीं पर अलग से आता है तो आप इसी से पढ़िए, कोई इशू नहीं है। हमने अलग से इसलिए नहीं किया, फिर 3-4 पार्ट में टॉपिक जो यूनिट जो है वो कंप्लीट होता है और बहुत ही छोटा सा टॉपिक था तो मैंने इसी में कर दिया है। चलिए, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन। तो सूचना शिक्षा और संचार, आई फॉर इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना,
ई फॉर एजुकेशन यानी कि शिक्षा, और सी फॉर कम्युनिकेशन यानी कि संचार या फिर संप्रेषण, कुछ भी आप कह सकते हो। एक रणनीतिक दृष्टिकोण है। सूचना, शिक्षा और संचार जो है वो एक रणनीतिक दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य लोगों तक जानकारी पहुंचाना, जागरूकता को बढ़ाना और स्वास्थ्य या विकास संबंधी सकारात्मक व्यवहार परिवर्तनों को प्रोत्साहित करना है। यह रेडियो, टीवी, पोस्टर्स और पारस्परिक संचार जैसे माध्यमों का उपयोग करके समुदाय को सशक्त बनाता है, जो कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। ठीक है। सूचना क्या है? इंफॉर्मेशन, सही और स्पष्ट तथ्य प्रदान करना। सूचना जो है उसमें एकदम सही होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और तथ्यपूर्ण होनी चाहिए। जैसे किसी रोग के बारे में हम बात कर रहे हैं तो रोग के लक्षण या उनसे संबंधित कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम चला रही है, सरकारी योजनाएं हैं तो उनके बारे में। शिक्षा, जानकारी के माध्यम से लोगों के ज्ञान में वृद्धि करना। शिक्षा मतलब एजुकेशन, तो आप जानकारी के माध्यम से लोगों के ज्ञान में वृद्धि कर सकते हो, उनकी भ्रांतियां, उनके जो मिथ हैं, जो गलत फहमियां हैं, उनको दूर कर सकते हो। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, लोगों को जागरूक करने और व्यवहार में बदलाव लाने के लिए संवादात्मक तरीके, पोस्टर, टीवी, रेडियो, जिंगल्स, कार्यशालाओं का प्रयोग करना। ठीक है। संचार यानी कि लोगों को जागरूक करने के लिए, उनके व्यवहार में बदलाव लाने के लिए आप किन तरीकों का, किस कम्युनिकेशन का उपयोग करते हो। ठीक है। नेक्स्ट है सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण एक दूसरे से संबंधित है। आईईसी का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा, आईईसी क्या है। ठीक है। नेक्स्ट अब है हमारा आईसी का कॉन्सेप्ट क्या है। सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण एक दूसरे से संबंधित हैं। ये आपस में एक दूसरे पर आश्रित भी हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है, ऐसा कह सकते हो। सूचना शिक्षा प्रदान करने का माध्यम है। संप्रेषण व शिक्षा से समुदाय के व्यक्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। इसके अंतर्गत योजना बनाना, क्रियान्वित करना, सुपरविजन और मूल्यांकन करना। इसके लिए व्यक्तियों का चयन करके उनके स्वास्थ्य व्यवहार में परिवर्तन करके स्वास्थ्य स्तर को बढ़ाना। बेसिकली आईसी का कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है। यानी योजना बनाना, उनको क्रियान्वित करना और सुपरविजन करना, फिर उसका मूल्यांकन करना, इसके लिए व्यक्तियों का चयन करना बेसिकली, और उनके व्यवहार में परिवर्तन करना और उनके स्वास्थ्य स्तर को बढ़ाना। बस ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है। आईसी के उद्देश्य व क्षेत्र, उद्देश्य कहाँ कहाँ पे है तो आईसी के कुछ निम्न उद्देश्य हैं। व्यक्ति, परिवार, समूह, संस्था, संगठन के स्वास्थ्य व्यवहार में परिवर्तन लाना है, मुख्य उद्देश्य यही है आईसी का। स्वास्थ्य व्यवहार में परिवर्तन की योजना बनाना, समुदाय व समाज के नियमों में परिवर्तन करना, समुदाय में शिक्षा प्रदान करके उनकी आदतों में व्यवहार परिवर्तन लाना। यानी बेसिकली आप ये कह सकते हो कि उनके बिहेवियर पे चेंजेस लाना, उनके व्यवहार को बदलना, बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें अपनाना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका आईसी का स्कोप कहाँ कहाँ पे है, मतलब ये कहाँ कहाँ पर इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन का यूज कहाँ कहाँ पर होता है बेसिकली। तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में होता है, परिवार कल्याण में होता है, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए होता है, व्यक्तिगत सफाई में होता है, प्रजनन स्वास्थ्य में होता है, पोषण सेवाओं के लिए होता है, संक्रामक रोगों पर नियंत्रण के लिए होता है और किशोर स्वास्थ्य सेवाओं में होता है। क्योंकि इन सभी जगह पर, इन सभी क्षेत्रों में आपको हेल्थ एजुकेशन देने की बहुत ही आवश्यकता होती है, और हेल्थ एजुकेशन देने के लिए ये तीनों ही चीजें बहुत ही आवश्यक हैं। ठीक है। चलिए, आईसी की पहुंच माध्यम क्या क्या है, अप्रोचेस ऑफ आईसी। आईसी है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम होते हैं। पीछे कहीं से आवाज आ रही है तो इग्नोर करना। चलिए, आईसी है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम होते हैं, जैसे रेडियो, टेलीविजन, प्रिंट मीडिया, पोस्टर्स, पत्र पत्रिकाएं, पैम्पलेट्स वगैरह। ठीक है। और आईसी की पहुंच कहाँ कहाँ तक होती है, जन शिक्षण, सोशल मार्केटिंग, प्रसारण द्वारा, निर्देशात्मक, व्यवहार द्वारा और डिजाइनिंग, इन सभी जगह पर आईसी की पहुंच होती है। ठीक है। यानी बेसिकली कह सकते हैं हर विभाग में, हर सेक्टर में इसकी जरूरत होती है। चलिए, सेकंड टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं थर्ड टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।